आज हम इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन राजस्थान। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो केवल और केवल शासक रहा या मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी रहा। इल्तुतमिश मूल रूप से एक दास था, दास, या जिसे ममलूक कहा जाता था। ममलूक मतलब एक तरह का दास। तो ये जो दास है, ये दास अपने दासत्व से मुक्ति अपने स्वामी के द्वारा या उसके भी स्वामी के द्वारा प्राप्त कर सकता था। तो जैसा कि विदित है कि मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था और ऐबक का दास इल्तुतमिश था। तो मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्त किया था। ये आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से इल्तुतमिश का चित्र आपके सामने आ रहा है। इसका पूरा नाम जो है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, इसीलिए शमसुद्दीन नाम ही उसका शमसुद्दीन बोला जाता है। इल्तुतमिश उसका प्रचलित नाम है। ये आपके सामने उसका मुख्य चित्र है। अब इसमें कई सारी बातें आती हैं जिसमें जो इल्तुतमिश को महत्वपूर्ण बनाती हैं, और वो बात इस तरह से है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप सामने आपके है। इसमें ये दिल्ली है इस जगह पर, और ये गोर है, या इसको गजनी कह लीजिए, गजनी, और यहाँ सिंध है। ये वाला भाग भारत का या दिल्ली सल्तनत का भाग है। ये गजनी है, सिंध है, ये आज के पाकिस्तान में है। और गजनी में जो एक इम्पॉर्टेंट आदमी था उसका नाम था यल्दूज, और सिंध में जो व्यक्ति था उसका नाम था कुबाचा। ये दोनों मूल रूप से मोहम्मद गोरी के ही दास हुआ करते थे, ममलूक दास हुआ करते थे। इन दोनों के साथ संघर्ष होना आवश्यक हो गया इल्तुतमिश का। इसलिए सबसे पहले इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में, तराइन के दो युद्ध बहुत प्रचलन में रहते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए। ये तराइन का तीसरा युद्ध है। इस तराइन के तीसरे युद्ध में, जो कि लगभग 1215-16 में हुआ था, इसमें यल्दूज को पराजित किया गया। और दूसरा मुकाबला हुआ कुबाचा के साथ। कुबाचा जो कि सिंध का शासक था, और इसने कुबाचा को भी पराजित किया। कुबाचा ने सिंध नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से जो मध्य एशिया की तरफ से आने वाला ये खतरा है, ये खतरा अब लगातार कम हो गया। तो इल्तुतमिश को उत्तर पश्चिम की तरफ से खतरा अब नहीं रहा, इसलिए उसने राज्य के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। एक बात आती है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली, इसीलिए यहीं से इसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली सल्तनत नाम पड़ा। दूसरी बात यह आई कि इससे पहले जो राजधानी थी वो लाहौर थी, जैसा कि राजधानी ऐबक द्वारा बनाई गई थी, लेकिन अब इसने दिल्ली को राजधानी बना दिया। राजधानी लाहौर बनाने का कारण तब भी यही था कि उत्तर पश्चिम की तरफ से खतरा हुआ करता था, इस कारण से राजधानी इसे बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं सामने ऐबक का चित्र है, और ऐबक का स्लेव है कौन? इल्तुतमिश। और इसी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की अन्य मंजिलें पूरी की। मूल मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी कि ग्राउंड जो पार्ट है वो पार्ट का स्थापना किसने की थी? ऐबक ने। और बाकी जो मेजर काम किया गया था इल्तुतमिश ने किया था। इसीलिए उसके समय में इसका नाम जिसका नाम मीनार शमशी भी रखा गया। तो कुतुब मीनार का अगर आपसे पुराना नाम पूछा जाए तो मीनार शमशी, मैंने बताया था कि शमसुद्दीन उसका पुराना नाम, ओरिजिनल नाम था, इसलिए मीनार शमशी इसका नाम रखा गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या किया इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश की तरफ से एक बात आती है इक्ता प्रणाली। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इक्ता एक तरह का लैंड असाइनमेंट था।
इक्ता, और इससे संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी था उसे इक्तेदार कहा जाता था। और इसके साथ साथ एक बात आती थी कि इस इक्ते से जितना भी राजस्व मिलेगा वो राजस्व किसका रहेगा, वो राजस्व उस राजस्व में से उस इक्तेदार को अपनी सेना भी रखनी होती थी, अपना वेतन भी निर्धारित करना होता था, और जो पार्ट बच गया उस बचे हुए पार्ट को कहा जाता था फवाजिल, और ये फवाजिल केंद्र में जमा करना होता था। तो इस तरह से यही इक्ता प्रणाली थी। इस इक्ता प्रणाली के माध्यम से जो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका बाद में विकास हुआ। तो इक्ता प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली रही, और इसमें जैसे जो गंगा यमुना का दोआब था उसके इक्ते बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि ये मुख्य रूप से किस पर्पस से थे, ये मुख्य रूप से रेवेन्यू देने वाले मुख्य हुआ करते थे। अब एक बात और आती है जो कि इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए, यानी मुद्रा का मानकीकरण सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा ही किया गया। दो प्रकार के सिक्के मुख्य रूप से उसके द्वारा चलाए गए। एक को कहा गया टंका, जो कि चांदी का होता था, टंका चांदी का होता था 172 ग्रेन का, और दूसरा उसने जो सिक्का चलाया उसको कहते हैं जीतल। ये जीतल सिक्का कॉपर का होता था, ये कॉपर का सिक्का था। और ये दोनों सिक्के सल्तनत काल के मूल आधार बनते हैं। कुछ विद्वानों की तो यह भी मान्यता है कि ये जो टंका है, ये टंका आज के रुपए का पूर्वज है, आज के रुपए का पूर्वज है। तो एक बात और आती है कि ये जो टंका है, ये टका शब्द का भी पूर्वज है। टका एक मुद्रा का नाम है, आपने सुना होगा कि बंगाल में इसे टका बोला जाता है। तो अब एक बात ये आई कि कौन सी इमारत, जैसे इमारतें बनाई इल्तुतमिश ने कुछ मस्जिदें बनाई, इल्तुतमिश ने कुछ, जैसे मैंने बताया था, कुतुब मीनार बनाई, कुतुब मीनार, और बाद में इसी कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर क्या पड़ गया, कुतुब मीनार पड़ गया। पहले क्या था, पहले था मीनार शमशी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके द्वारा बहुत से परिवर्तन किए गए। उसने, मैंने जैसा भी आपको बताया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। बेसिकली दिल्ली, इससे पहले दिल्ली का एक अपना वृहद इतिहास है जिसको ढिल्ली का बोला जाता है, ढिल्ली का जो कि तोमरों की राजधानी हुआ करता था। बाद में इस दिल्ली को इल्तुतमिश द्वारा डेवलप किया गया, और इल्तुतमिश ने इसको पर्सनैलिटी प्रदान की, और इस वक्त से दिल्ली में उत्तर पश्चिम की ओर से बड़ी संख्या में कारीगर, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लोगों का आना शुरू हुआ, और दिल्ली एक, यूँ कहें कि उस ज़माने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हो गया। तो इस तरह से उसने दिल्ली को एक कैपिटल के रूप में डेवलप किया, दिल्ली को एक पर्सनैलिटी प्रदान की। जहाँ तक युद्धों की बात है तो युद्धों के संबंध में बता चुका हूँ कि वो बंगाल तक गया, और उत्तर भारत में मैं पहले भी जैसे मेंशन किया था कि उसने पश्चिम उत्तर भारत की तरफ जीता, सिंध की तरफ जीता, बंगाल की तरफ जीता, उत्तर भारत के अनेक भाग जीत लिए। तो उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर इल्तुतमिश ने अपना अधिकार कर लिया। अब एक बात और आती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे पहले शासक थे। अब मुद्दा आया सुल्तान का। क्यों इसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा? तो जो इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार कोई भी इस्लामिक नेता, कोई भी इस्लामिक शासक तब तक सुल्तान नहीं बन सकता था जब तक उसे जो यूँ कहें कि जो खलीफा है, खलीफा से अनुमति पत्र प्राप्त ना हो। तो 1229 में उसने खलीफा से अनुमति पत्र प्राप्त किया, और इस अनुमति के सर्टिफिकेट का नाम होता था खिल्लत। इस खिल्लत के 3-4 भाग होते थे। इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, एक पोशाक दी जाती थी, और एक तलवार भेंट की जाती थी। तो ये खिल्लत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाएगा इस कारण से किस शासक को सबसे पहले खिल्लत प्राप्त हुई? तो इल्तुतमिश। और 1229 में भी। तो किस शासक को सबसे पहले दिल्ली का सुल्तान कहा जाता है?
यही कारण है, तो ये जो व्यक्ति है ये इल्तुतमिश बनेगा, और यही कारण है कि इल्तुतमिश को मूल संस्थापक कहा जाता है, सल्तनत का मूल संस्थापक कहा जाता है। तो इस प्रकार से मूल संस्थापक होने के साथ साथ उसने बहुत से काम किए जो दिल्ली सल्तनत को एक स्थायी राज्य के रूप में विकसित करते हैं, जिसमें जैसा कि हम पहले जानते हैं कि उसके दरबार में बहुत से विद्वानों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें इतिहासकार भी हैं, कवि भी हैं, और उसके द्वारा ये कल्चर डेवलप किया गया, ये संस्कृति विकसित की गई कि किस प्रकार से हम यहाँ पर अपने को स्थायी बना सकते हैं। तो एक बात और आती है कि 1236 में उसकी डेथ हो गई, और उसके उत्तराधिकारी के रूप में रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह इसका उत्तराधिकारी बना। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह उत्तराधिकारी बना। पहले वो रजिया को बनाना चाहता था, लेकिन रजिया उत्तराधिकारी नहीं बन पाई क्योंकि उसका विरोध हुआ। इस कारण से इल्तुतमिश ने रुकनुद्दीन को बनाया। हालांकि कुछ समय के बाद रुकनुद्दीन को पराजित करके रजिया स्वयं सुल्तान बन गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मैं कुतुब मीनार के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। इल्तुतमिश का राज्य आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये इसका प्रभाव क्षेत्र था, ये इल्तुतमिश का प्रभाव क्षेत्र था, और इसी तरह से ये इल्तुतमिश का प्रभाव क्षेत्र है। 1236 में जब उसकी डेथ हुई है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका प्रभाव क्षेत्र ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के समय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, वो ये है कि पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1221 में चंगेज खां द्वारा पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया गया, चंगेज खां। अब इस संबंध में जो नीति ये निर्धारित की गई, जिसको कहा जाता है पृथकतावादी नीति। उसने मंगोलों को दिल्ली सल्तनत से अलग रखा। इस कारण से चंगेज खां ने दिल्ली पर सीधे आक्रमण नहीं किया। जी, ये आप सामने एक नाम देख रहे हैं, ख्वारिज़्म एम्पायर। ये ख्वारिज़्म एम्पायर था। इसका एक राजकुमार था, जियाउद्दीन नाम था उसका, जियाउद्दीन मांगबरनी। वो दिल्ली की तरफ आया, लेकिन इसको राजनीतिक शरण देने से इल्तुतमिश ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इस कारण से जो मंगोलों का संकट दिल्ली सल्तनत पर नहीं रहा। तो इल्तुतमिश ने एक यूँ कहें कि अपनी कुशल नीति के द्वारा, कूटनीति के द्वारा मंगोलों को दिल्ली से दूर रखा। इस प्रकार हम देखें कि दिल्ली सल्तनत का एक मूल संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश आता है, और उसके उत्तराधिकारियों के समय में इसकी जो स्थिति है वो कुछ कमज़ोर होती है। उसने एक दल बनाया था जिसको हम चालीसा कहते हैं, चालीसा, तुर्कान ए चहलगानी। इस तुर्कान चहलगानी में तुर्क्स हुआ करते थे, और इन लोगों की दिल्ली सल्तनत के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाद में बलबन के समय में इसको समाप्त कर दिया गया, इसका अंत कर दिया गया। इस प्रकार हम देखें कि दिल्ली सल्तनत एक और बड़े राज्य के रूप में डेवलप होता है। यहीं से मध्यकाल का प्रारंभ भी माना गया, और इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। इसके उपरांत बलबन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में सामने आता है। तो दिल्ली सल्तनत के मूल संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को हम देखते हैं। उसके द्वारा किए गए कार्यों की एक बार मैं पुनः आपको जानकारी दे दूं। मुद्रा का मानकीकरण किया गया, दिल्ली को एक कैपिटल बनाया, उत्तर पश्चिम के खतरे को उसने दूर किया, कुतुब मीनार का उसने निर्माण करवाया, मंगोलों के खतरों से उसने दिल्ली को बचाया। ये उसकी मुख्य बातें रहीं। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।